छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का भी भार सौंपा गया। बीते दिन आधी रात को यह आदेश जारी हुआ। इसके बाद मंत्री केदार कश्यप से साधना प्लस न्यूज की टीम ने चर्चा की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ हसदेव जंगल की कटाई को लेकर लगातार कांग्रेस के बयानों पर कहा कि प्रदेश में कहीं भी अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही है। इसके साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर कहा कि पूरे प्रदेश में इसके अंतर्गत 4 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि पूरी तैयारी है। मानसून विधानसभा सत्र में विपक्ष को कैसे संभालेंगे, उसकी भी रणनीति बीजेपी तैयार कर चुकी है। सीधा उनसे संवाद करेंगे। एक बहुत बड़ा जो है कार्यभार आपको सौंपा गया है, आपके कंधों पर जो है अब देखा जा सकता है, और जिम्मेदारी जो है शायद सरकार ने दी है, और कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी? मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को, जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा संचालन करने की दृष्टि से एक सहयोगी के रूप में मैं अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकूं। ये हसदेव को लेकर देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से जो है बयानबाजी करते नजर आते हैं, तंज कसते आते हैं कि पहले जो है भाजपा काफी ज्यादा सक्रिय नजर आती थी हसदेव के जंगल की कटाई को लेकर के। अभी भी जो है छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है जंगल इलाका है, लेकिन उसकी भी कटाई जो है कहीं ना कहीं हो रही है। उसे किस तरीके से? देखिए, वर्तमान में हसदेव में कोई जंगल की कटाई नहीं हो रही, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी जंगल काटे जाएंगे वो नियमतः काटे जाएंगे और उनके तुलना में 4 गुना हम वहां पर वृक्षारोपण करेंगे, उस क्षेत्र को जंगल के रूप में निर्मित करेंगे। ये जो नया अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम, देख सकते हैं उसका जो है चर्चा पूरे देश में हो रही है, और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी पेड़ लगाए, सभी मंत्रीगण भी पेड़ लगा रहे। कितना असर इसका पड़ सकता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक वृक्ष मां के नाम से जो कल्पना की और उसके एक आंदोलन का स्वरूप दिया है, पूरे देश भर में इसकी गूंज है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश भी पीछे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कल प्रदेश में मातृ छाया जो हमारे नया रायपुर में है, वहां से इस वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। पूरे प्रदेश में 6 लाख वृक्षारोपण किए गए और अभी इस सत्र में हम 4 करोड़ हम वृक्षारोपण हम करेंगे। ये रामलला दर्शन योजना देख सकते हैं कि राम भगवान के ननिहाल में शुरू हुई और प्रदेश के लोग काफी ज्यादा उत्साहित रहते थे। अब साय मंत्रिमंडल भी जल्दी जाने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना उत्साह मंत्रिमंडल में नजर आया? देखिए, हमारा पूरा ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल क्षेत्र है और भगवान राम का ये वन गमन क्षेत्र भी है। लगभग वनवास के आधा से ज्यादा समय उन्होंने इस पूरे हमारे इस छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। तो हम सबके सौभाग्य का विषय है कि आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के बहुत तपस्या के बाद ये दिन देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक कालखंड में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये हम सबके लिए सौभाग्य है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, विधानसभा मानसून सत्र जल्दी शुरू होने वाला है, विपक्ष कई सारे मुद्दों को लेकर जो है हावी होने की कोशिश करेगा, किस तरीके से संभालेंगे? देखिए, विपक्ष का दायित्व विपक्ष अच्छे तरीके से निभाए, ये कोशिश होगी और विधानसभा बेहतर तरीके से संचालित हो और बेहतर तरीके से संचालन करने में सहयोगी के रूप में मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है एक पेड़ मां के नाम योजना और अभियान के तहत भी पूरे प्रदेश भर में करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ जो मानसून विधानसभा सत्र जल्द ही आने वाला है, उसमें कौन कौन से मुद्दे जो हैं भाजपा सामने रखने वाली है और विपक्ष रखने वाली है, उसका जवाब कैसे देने वाले हैं, उसकी रणनीति भी भाजपा बना चुकी है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री ने पहले भी रामलला दर्शन योजना के तहत कहा था कि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल भी जल्द अयोध्या जाएगा और रामलला के दर्शन करेगा। ऐसे में कुछ समय बाद मंत्रिमंडल अयोध्या जाने वाला है, जिसको लेकर मंत्री केदार कश्यप ने बयान देते हुए कहा कि अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन सभी मंत्रिमंडल वहां जाने की तैयारी चल रही है। समय क्या रहेगा, अभी ये तय होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के सौभाग्य का विषय है, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या जा रहे हैं।
अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रिमंडल का जाने का ऐसा तय हो रहा है और समय क्या रहेगा और कितने समय निकलना होगा ये थोड़ा सा भी तय करके ही मैं कुछ बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामलला दर्शन योजना पहले से प्रारंभ की है और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य पहले से प्राप्त हो रहा है और हम सबका भी सौभाग्य होगा कि हम सभी रामलला के दर्शन करने के लिए जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा होने पर केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छी तरीके से बता पाएंगे। जैसे उनका कार्यकाल है, उनके हिस्से में दो बड़ी हार उनके हाथ आई। ऐसी ही स्थिति रही तो नगरीय निकाय में भी करारी हार उनको मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छे तरीके से बता पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल को देखा जाए तो उनके हिस्से में 2 बड़ी हार उनके हाथ लगी है। तो वहीं वन मंत्री ने दावा किया है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो नगरीय निकाय में भी कांग्रेस को करारी हार मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल आज दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छे तरीके से बता पाएंगे और जहां तक उनका कार्यकाल है तो एज ए बीजेपी के लीडर उनके हिस्से में 2 बड़ी हार के उनके हिस्से में आई है और यदि यही स्थिति रही तो अभी नगरीय निकाय और जो पंचायत के चुनाव है उसमें भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी साझा की। बीजेपी की आगामी कार्य योजना 10 जुलाई को हुए कार्य समिति के बाद लगातार बड़े आयोजन करेगी। बीजेपी 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच मंडल कार्य समिति की बैठक होगी। 15 अगस्त को विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। 5 सितंबर की सभी गुरुजनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीजेपी 16 से 17 सितंबर को सेवा पखवाड़े का आयोजन करेगी, जबकि वहीं 29 सितंबर को बूथ कमेटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बीजेपी की तरफ से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। निश्चित रूप से आने वाले इसी वर्ष के अंतिम माह में और उसके आसपास नगरीय निकाय के चुनाव भी अवश्य संभव ही है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर, सरकार की प्रतिबद्धताओं को लेकर और जन जन तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे और उस पर अपने लगातार इन शेष जो बचे हुए माह हैं, नवंबर या दिसंबर के बीच होने हैं, अब वो तय होगा। तो लेकिन हमारी तैयारी अभी से भी उसमें से रहे तो उस विषय पर भी कार्यक्रमों का निष्पादन हुआ और उस पर चर्चा हुई। उसके 3 महीना बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे। उसकी भी तैयारी की दृष्टि से हमारे मंडल अध्यक्ष और जो आमंत्रित हमारे जनपद जिला पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि उसमें हमारे महापौर भी और नेता प्रतिपक्ष भी, उसी प्रकार जिला पंचायत के अध्यक्ष जहां हैं, उपाध्यक्ष जहां हैं या प्रतिपक्ष में जहां हैं, हम उनके साथ भी इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी कार्य योजना की दृष्टि से बात करें तो तुरंत ही 15 से 20 जुलाई के बीच सभी जिलों में जिले की कार्य समिति संपन्न हो जाए।
ये सुनिश्चित किया गया। इसके तत्काल बाद 21 जुलाई से जिला कार्य समिति के तुरंत बाद 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हमारे मंडल की कार्य समिति, तो ये जो विषय है प्रदेश कार्य समिति का आए हुए, निश्चित रूप से जिला कार्य समिति और जिला कार्य समिति के माध्यम से मंडल कार्य समिति में, क्योंकि मंडल कार्य समिति में हमारे नीचे तक के, और इस बार पहली बार होगा जब मंडल कार्य समिति में हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस तरीके से कार्यक्रम नीचे तक पहुंचाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य योजना पूरे देश में चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसमें बहुत बृहद रूप से काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से भी एक लक्ष्य दिया गया। मोदी जी की एक बहुत भावनात्मक जो उन्होंने कार्य योजना दी है पूरे देश को, कि हम सभी एक वृक्ष या एक पेड़ मां के नाम, तो बहुत तेजी से ये सब काम चल भी रहे हैं। लगातार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस काम को किया है। जनप्रतिनिधियों को भी एक टास्क सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्यकर्ता 51 पेड़ निश्चित रूप से एक वृक्ष मां के नाम की योजना के तहत इसको लगाएं, और उसमें उसका फोटो सेशन, अगर माता श्री के साथ वो पेड़ लगा के उनको रख के उनका फोटो सेशन, ये एक भावनात्मक वो है, सभी इसमें लगे, इसका आह्वान किया गया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्योहार है, हमारे जो पर्व है छत्तीसगढ़ के, वो गुरु पूर्णिमा से जो प्रारंभ होता है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर है, और सभी उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ता को आह्वान है कि सभी गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जिले या शहर में, नगर में, गांव में उसमें सम्मिलित होकर इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। इस प्रकार से जितने भी हरियाली, अमावस, इस तरीके से जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं छत्तीसगढ़ के, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसे अपने स्तर पे बड़े अच्छे से इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2024 का यह कार्यक्रम विशेष लक्ष्यादित करके किया गया निर्णय है, जिसमें हमारे प्रत्येक बूथ में, ये हम पिछले वर्ष भी 15 अगस्त को इस कार्यक्रम को लिया गया था, लेकिन इस बार लक्ष्य दिया गया है कि प्रत्येक बूथ में हमारे बूथ कमेटी के सभी कार्यकर्ता उस बूथ के निवासरत सभी घरों में, जो उस बूथ में अंतर्गत घर आते हैं, वहां पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज और बड़े गौरव के साथ, शान के साथ उसका अभिनंदन करते हुए और नारों के साथ भ्रमण करके, प्रभात फेरी लगाकर और अन्य कार्यक्रम इसमें करके उस बूथ में, प्रत्येक घरों में देश का जो हमारा ध्वज है, और क्योंकि ये अमृत काल का महोत्सव का समय है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका, हमारे नगरीय निकाय या त्रिस्तरीय पंचायत में जिला, जनपद, इस तरीके से सभी क्षेत्रों में, और ग्राम पंचायतों के स्तर पर, गांव स्तर पर भी राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा को फहराने का लक्ष्य लिया गया। इसी प्रकार महत्वपूर्ण दिवस है 5 सितंबर शिक्षक दिवस को, और इसको भी सभी गुरुजनों का सम्मान अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने स्तर पर, अपने कार्यालयों में हो, जो हमारे वर्तमान में हो, चाहे हमारे जो जिनका रिटायरमेंट हुआ हो, जैसे भी हो, और उन लोगों को सबको ऐसे चिन्हांकित करके शॉल फ्री श्रीफल या अन्य योजना आयोजन करके उनका सम्मान करने की दृष्टि से। और 17 सितंबर पिछले वर्ष भी और प्रत्येक वर्ष ही 17 सितंबर 16-17 दो विषय है उसमें। एक तो विश्वकर्मा भगवान की जयंती का अवसर है, और देश के हमारे यशस्वी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विश्व के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्म दिवस है। हम इसको और पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन इसमें सेवा कार्य के भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा जिला स्तर पर तय करके, क्योंकि केंद्र और प्रदेश से जो व्यवस्थित कार्यक्रम जो इसमें आएंगे, उसके अलावा भी अपने स्तर पर जितने भी कार्यक्रम हम कर सकते हैं सेवा कार्य में, युवा मोर्चा को अलग, महिला मोर्चा का अलग, अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के भी अलग अलग
कार्य योजना बनाकर और इसको पखवाड़े के रूप में, इसका नाम सेवा पखवाड़ा जिसको हम बोलते हैं, सेवा से संबंधित सभी कार्य योजना बना के जनता के बीच और वंचित परिवारों के बीच उनकी योजना से संबंधित युवा मोर्चा का कार्यक्रम होता है, जिनको आवश्यकता हो उनको ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, जो आवश्यक परिवार में वंचित परिवार के बीच में जाके उनकी सुध-बुध लेना, उनको क्या आवश्यकता है, हमारे माध्यम से सरकार में किस तरीके से उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं हम, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं इनको संचालित करने का निर्णय लिया गया। और 29 सितंबर ये मोदी जी के मन की बात है, इसके लिए भी आह्वान दिया गया कि प्रत्येक बूथ में हमारे यूं तो हर रविवार मोदी जी के मन की बात जो महांत में होता है, उसमें हमारे बूथ कमेटी पर बूथ की कमेटियां और उसका आयोजन करके जो उस बूथ में निवासरत जो विभिन्न समाज और वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके कारण मोदी जी जो इस मन की बात को लगते हैं, पूरे देश और दुनिया में ऐसी कई ऐसी बातें होती है जो जनमानस छू तक नहीं सकता, जिस तक उसकी पहुंच नहीं है, उन बातों को उन तक पहुंच सके और वो उसमें सम्मिलित होकर मोदी जी के मन की बात सुने इस कार्यक्रम के तहत। तो इस तरीके से इस कार्य समिति में 10 जुलाई से लेकर और 29 सितंबर तक विभिन्न तिथियों पर विभिन्न चरणों के कार्यक्रम और आयाम तय। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए जिला प्रशासन की भूमिका के बारे में बताया। बैठक में सभी जिलों में जिला स्तर के विजन पर सुझाव दिए गए। इस दौरान सभी जिले के कलेक्टरों ने जिले के परिदृश्य, आवश्यकताओं, नीतियों के आधार पर अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सड़क कनेक्टिविटी, दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट, पर्यटन, कला एवं संस्कृति के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित सुझाव रखे गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने 7 जुलाई को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों को और 3 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को लेकर आयोजित प्रेस वार्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम से पार्टी को मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा बीते 10 सालों में किए गए गरीब कल्याण, सुशासन के कामों और जनहित की योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी और देश में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी सरकार द्वारा विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया है, वो बजट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ये बजट 2024 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने वाला है। 71,000 करीब के नए नामांकन हुए। अब सीमांकन हो चाहे बंटवारा हो, उसके लिए भी हमें ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्व विभाग को बहुत दुरुस्त किया जाए। इस माध्यम से हम सैटेलाइट से मीनार बना रहे हैं। सैटेलाइट से हम पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे ताकि कोई भी किसान की नक्शा का मामला हो, चाहे आपदा का मालूम हो, पाल उसका हो, और हमने बजट में रखा है 536 करोड़ रुपये रखा है हमने कि कोई बेल एक्सपायर गुजर जाए, भैंस गुजर जाए, नदी में पानी। सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पीड़ित की तरफ से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस को आरोपी ने अपना नाम मकसूद अंसारी बताया है। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सरगुजा पुलिस द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों को नवीन कानूनों के प्रावधानों की जानकारी देने को लेकर एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी सरगुजा अंकित गर्ग, कलेक्टर विलास भोसकर और एसपी योगेश पटेल द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नवीन आपराधिक कानूनों और प्रावधानों पर सार्थक विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आईजी ने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रति जन जागरूकता निर्मित करने में मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए मीडिया समूह को नवीन आपराधिक कानूनों की दूरदर्शिता के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। नवीन कानून 1 जुलाई 2024 से जिले सहित देश भर में लागू हुए हैं, जिसके संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता को जानकारी दी जा रही है। मामला रौन थाना अंतर्गत मछंड गांव से है, जहां एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मछंड गांव में महेश सिंह के मकान में विनोद गुप्ता किराए से दुकान लिए थे। विनोद गुप्ता की दुकान पर राघवेंद्र दोहरे 6,000 रुपए महीने की पगार पर नौकरी करता था। 11 तारीख को रोजाना की तरह राघवेंद्र दुकान पर आया। लगभग 2 घंटे बाद राघवेंद्र के घर खबर पहुंची कि दुकान के पीछे राघवेंद्र घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। खबर कराहल से है, जहां कई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम तक नहीं है। हर मौसम में ये बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला कराहल मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोटीपुरा प्राथमिक शाला का है, जहां 130 छात्र छात्राएं की संख्या वाले विद्यालय में भवन के नाम पर सिर्फ एक कमरा है, जिसे आप ऑफिस समझ लें या पूरा स्कूल। हाँ, ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, मगर इस विद्यालय की हकीकत यही है। ये विद्यालय अव्यवस्थाओं का शिकार है। स्कूल परिसर की बाउंड्री वॉल न होने के चलते दिन भर गांव की मवेशी गाय, भैंस, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन सभी स्कूल में से ही होकर गुजरते हैं, जिससे कई बार बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। किसी बच्चे के साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए शिक्षक इन बच्चों की दिन भर चौकीदारी ही करते रहते हैं। चारों तरफ से पशुओं या ट्रैक्टरों की निकलने की रास्ता भी है। बच्चे बैठाने के लिए कम जगह है, केवल मात्र न एक अतिरिक्त कक्ष है ना, तो बच्चों को पशुओं से बचाने के लिए भी उनकी रक्षा करना पड़ती है। एक क्लास को हमेशा है ना बाहर ही पेड़ के नीचे बैठाना, तो बारिश में ज़्यादा बारिश होने पड़ती है तो छुट्टी भी करना पड़ती है। कुल मिलाकर ये सिंगरौली जिले के बैडन कोतवाली क्षेत्र के बलियरी से रिहन नदी में मिलने वाली मयार रेणवा काचन से रात के अंधेरे से ट्रैक्टर से अवैध रेत की निकासी की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि रेत माफियाओं द्वारा बारिश में बिक्री करने के लिए बलियरी क्षेत्र में अपने और दूसरे के घरों के पीछे लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रेत नदी से निकालकर डंप किया गया है। यातायात प्रभारी सूबेदार ब्रजमोहन धाकड़ के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा वाले स्कूली वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस चालानी कार्रवाई के दौरान लगभग 35 से 40 स्कूली वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 12 स्कूली वाहन ऐसे मिले जिनके परमिट, फिटनेस, बीमा संबंधी कमियां पाई गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।